हाय फ्रेंड्स, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। ये मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा और बारी बारी से उसमें लिस्ट बना करके, प्ले लिस्ट बना करके डाला हुआ है वीडियो। आप उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। देखते हैं बेसिकली सर्कुलर मोशन है क्या। सर्कुलर मोशन क्या है, इसका डिफिनेशन ये सारा लिखा हुआ है। ये टाइम को हम बचाने के लिए ऐसा किए हैं कि पहले इसको लिख दिए, उसके बाद देखिए। बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ दोस्तों कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है। हम लोग आसपास अपने चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसको लेकर के। जैसे सीलिंग फैन का घूमना, छत के ऊपर जो सीलिंग होता है उसमें जो फैन घूमता है वो सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। वो जो इस तरह का झूला होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे मोशंस होते हैं सर्कुलर मोशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, वो भी एक एग्जांपल है। तो बेसिकली कहने का मतलब सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है। लिखा हुआ द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। बेसिकली जो सर्कुलर मोशन होता है ये प्लेन में मोशन होता है, मतलब दो दो डायमेंशन के बीच में होता है, 2 डायरेक्शन के बीच में। एक एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया और इसके बीच में ये मोशन है। इसमें दोनों होगा, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। तो ये मोशन इन प्लेन भी कहलाएगा या 2 डायमेंशनल मोशन भी कहलाएगा। और ये जो सर्कुलर पाथ हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, वो या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल माने इस तरह से, ये जो सर्कुलर मोशन हुआ ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। और ऐसे जो सर्कुलर मोशन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। जो टेबल फैन चलता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है या इंक्लाइंड भी। ऐसे भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, इंक्लाइंड है ना, थोड़ा तिरछा इस तरह से। एक हो गया ऐसे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। एक हो गया ऐसे, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और एक इंक्लाइंड टाइप से रहेगा, तिरछा थोड़ा सा, तो वो होगा इंक्लाइंड सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये प्लेन। उसके बाद जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जैसे मान लिया जाए ये सर्कुलर पाथ है, दिस इज सर्किल, सर्कुलर पाथ हो गया। और इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए यहां पर आता है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो बॉडी का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो उसके टेंजेंट की तरफ होता है। देखिए यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होगा, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होगा, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट के तरफ होगा। माने जिस पॉइंट पे भी आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वही टेंजेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है व्हेन बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेकन अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। फिगर से आप देखिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर की तरफ हुआ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ हुआ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ हुआ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ हुआ। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है कि ना। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ। यानी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पॉइंट पे, जैसे इसके बाद यहाँ पे जैसे जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहां पर जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक पॉइंट पे, सर्कुलर मोशन में प्रत्येक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। और जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन चाहिए और उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। यानी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूम रहा है, इसमें स्पीड कांस्टेंट हुआ, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, स्पीड में और मे नॉट बी कांस्टेंट। यहां पे हम लिख देते हैं स्पीड
may या may not be constant, not be constant in circular motion। मतलब स्पीड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो किस केस में होगा हम बताएंगे। तो सर्कुलर मोशन में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि स्पीड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज करता है। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स, उसके बाद डायनामिक्स हम लोग देखेंगे। कुछ एंगुलर पैरामीटर के बारे में हम लोग जानते हैं। सर्कुलर मोशन में कुछ एंगुलर पैरामीटर क्या इस्तेमाल होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। बेसिकली है क्या, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, देख लीजिए ये सर्कुलर पाथ है ना। बेसिकली जो आपको सर्कुलर पाथ मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा, है ना, ज्यादातर, है ना, वो ज्यादातर इसमें सर्कुलर पाथ जो मिलेगा वो आपको हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा। तो ये आपका सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव कर रहा है। ये हम लोग मान लिए कि एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, दो डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक बॉडी यहां से चलना शुरू करता है, यहां से चल करके यहां तक आता है, पी पॉइंट तक। तो जो एंगल बनाएगा यहां से, जब यहां तक चला तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दोस्तों, वो एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन भी आप उसको बोल सकते हैं, कि जब यहां से शुरुआत करके यहां पर गया पी पॉइंट पर, तो जो एंगल बनाया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया। यानी एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस बॉडी का जो एंगुलर पोजीशन होगा, मतलब जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कैसे से करते हैं, थीटा से। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क बटा रेडियस। अगर ये थीटा है तो ये वाला आर्क हो जाएगा, और ये वाला रेडियस, तो थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस, ठीक है। और ऐसा यूनिट रेडियन होता है, चूंकि ये एंगल है, एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन ही होता है, ठीक है। उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होगा उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो थीटा में, एंगल में जो चेंजिंग होता है, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखे हैं। जैसे जब यहां पर आ गया पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट के बाद फिर आगे बढ़ा कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे, यहां से यहां तक गया, तो एंगल यहां पर कितना बना है, तो मान लेते हैं एंगल को डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा जब बढ़ा होगा तो टाइम भी इसमें लगा होगा, तो ये एंगल बढ़ने में उसको टाइम लगा डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, और टाइम हो गया डेल्टा टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वेलोसिटी होता है ना, ठीक उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ये स्टैंडर्ड तरीका में लिखने का ये तरीका होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब ये जो टाइम ले रहा है ना, बहुत कम समय ले रहा है, और ये कम समय में जो डिस्प्लेसमेंट हो कहलाएगा वो डी थीटा कहलाता है। याद रहे, ये जब टाइम का वैल्यू बहुत छोटा हो तो ये डेल्टा थीटा डी थीटा में हो जाता है, और यहाँ पे डी टी, यानी ओमेगा का फॉर्मूला डी थीटा बटा डी टी लिख सकते हैं, या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। मतलब ये बता रहा है कि टाइम बहुत कम समय में लिए हैं, तो कम टाइम में बहुत कम ही डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है। तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है लिखने का। अब भाई इसमें दो तीन बातें हैं, एंगुलर वेलोसिटी में दो तीन बातें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि ये एंगुलर वेलोसिटी जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। याद रहे, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, तो बहुत सिंपल है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। तो अगर कोई भी सर्कुलर पाथ, अगर देख लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इस तरह से रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है,
अगर क्लॉकवाइज घूम रहा, क्लॉकवाइज माने घड़ी के सेम डायरेक्शन में, तो आप जैसे स्क्रू रूल में क्या होता है, जब क्लॉकवाइज होगा आप ऐसे नट को अगर आप कसिएगा, है ना, तो किधर जाएगा, बोल्ट को जब ऐसे ऐसे घुमा के कसिएगा तो किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। मतलब ये चीज है, अगर आप ये वाला चीज को आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइएगा तो अंदर की तरफ ही जाएगा ना। तो ये अगर क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं तो अंदर की तरफ होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो होगा वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड माने अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लिया जाए ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टा इस डायरेक्शन में घूम रहा, तो ऑब्वियसली ऐसे अगर बोल्ट को हम लोग घुमाएंगे नट में तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब घुमाइए ऐसे, है ना, तो ऐसे की तरफ घुमाइएगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर वाला डायरेक्शन डॉट कहलाता है। तो ये बेसिकली आउटवर्ड होगा। तो याद रखिएगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ। ये ओमेगा का डायरेक्शन होता है, यानी ओमेगा का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये प्लेन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर अंदर या परपेंडिकुलर बाहर। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं। उसके बाद इसी में एक टर्म आता है, डायरेक्शन तो हम लोगों ने सीख लिया, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हमने बताया, वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। और उस एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा एंगुलर स्पीड। वो क्या कहलाएगा, एंगुलर स्पीड। तो ध्यान रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर स्पीड। तो ध्यान रखिएगा ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक होता है लीनियर वेलोसिटी। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लीनियर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो लीनियर वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहां से क्या मिलेगा, तो देख लीजिए, तो यहां से लीनियर वेलोसिटी क्या मिलेगा, तो बॉडी देख लीजिए सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ लेते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ। जैसे यहां पे अगर कोई बॉडी पहुंचा था, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, यहां पे टेंजेंट की तरफ। तो एज यूजुअल वेलोसिटी जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी का जो हो जाएगा फॉर्मूला वो ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं या dr अपॉन dt, जैसे काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो याद रखिएगा ये लीनियर वेलोसिटी होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर स्पीड। कैसे मैंने बताया कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड कहलाएगा और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लीनियर स्पीड कहलाएगा। आप लीनियर स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, v या इसका मैग्नीट्यूड या ds अपॉन dt का मैग्नीट्यूड या dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा ये मैग्नीट्यूड है सारा का सारा। तो इस तरह से ये पॉइंट को ध्यान देना है। तो ये था आपका एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो मैंने बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फिर एंगुलर स्पीड क्या है, फिर लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर स्पीड क्या है। तो मैंने बताया कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के तरफ। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के तरफ होगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी हुआ। और इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो लीनियर स्पीड होगा। तो ध्यान रखिएगा लीनियर स्पीड में डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, और लीनियर वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन लेना है तो टेंजेंट की तरफ। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमने बताया, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर। उसके बाद है एंगुलर एक्सीलरेशन। देखते हैं हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, सबसे पहली बात एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग पहले भी काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन
तो एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, तो रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा और बटा क्या हो गया, टाइम। तो टाइम के साथ साथ जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। जरा से इस फॉर्मूला को और भी हम एक और तरीके से बना लेते हैं। अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो डी ओमेगा अपॉन डी टी ही बचेगा। हमने इसमें गुना भागा दोनों किया है। अब डी थीटा बटा डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो याद रहे अल्फा का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, ओमेगा डी ओमेगा बटा डी थीटा, और एक हो गया डी ओमेगा बाय डी टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है यहाँ पे आपको, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। पहली बात आपको हम बता दें, एग्जांपल से आपको समझा देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ऐसा नहीं, अगर कोई कहता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की तरफ होगा तो गलत है। एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इसके तरफ या इसके अपोजिट भी हो सकता है। कब होगा मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई व्हील है, चक्का घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अब आप बता दीजिए कि ओमेगा का डायरेक्शन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ओमेगा का डायरेक्शन अंदर के तरफ होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ होगा। अब ये घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अगर इस व्हील का स्पीड अगर बढ़ रहा होगा, इफ द स्पीड ऑफ व्हील इज इंक्रीजिंग, अगर इसका ये बढ़ रहा होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ रहा होगा, तो आप समझ लीजिए कि अल्फा का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, उसी के तरफ होगा। जिधर एंगुलर वेलोसिटी है उधर के तरफ ही होगा। यानी इस केस में ओमेगा एंड अल्फा पैरेलल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ओमेगा भी अंदर हो गया, अल्फा भी अंदर हो गया। लेकिन कब, जब ये बढ़ेगा तब, इसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा ना, तब जाकर के अल्फा भी उसी के डायरेक्शन में होगा। कैसे होता है कि उधर कोई बॉडी जा रहा है और आप उसी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा दिए तो ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो अगर ये बढ़ रहा होगा ओमेगा, तो अल्फा भी उसी के डायरेक्शन में होगा। यानी इस केस में ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल। पैरेलल बोले तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड। लेकिन अगर इसका स्पीड घट रहा होगा तो अल्फा क्या होगा, बाहर की तरफ। स्पीड अगर घट रहा होगा, एंगुलर स्पीड घट रहा होगा, ये घूम रहा धीरे धीरे होने लगा, इसका मतलब कि ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इस केस में ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। यानी कहने का मतलब पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। कब, जब ओमेगा इंक्रीज करेगा तब। इस केस में इंक्रीज करेगा तब पैरेलल होगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा, मतलब एंगुलर स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा होगा, घट रहा होगा, तब जाकर के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के तरफ भी हो सकता है, कब, जब स्पीड बढ़ेगा तब, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तब। और एंटी पैरेलल होगा, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कब, जब उसका स्पीड घटेगा तब। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या क्या बताया, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करवा दें आप लोग को। एक बताया आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम आपको बताया एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर उसके बाद में बताया एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो बताया डी ओमेगा अपॉन डी टी या ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। दो फार्मूला इसका बताया अल्फा का। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा। इसका मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड कहलाएगा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड कहलाएगा। इसी में एक और हमने बताया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये था। और एक हमने बताया लीनियर वेलोसिटी, तो
तो हमने बताया कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के तरफ होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लीनियर स्पीड कहलाएगा। एक्सीलरेशन में भी होता है, एक्सीलरेशन में भी होता है लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ समय के बाद, काहे कि अभी हम लोग को और भी बेसिक चीज कुछ जानना है, तब जाकर के वो कॉन्सेप्ट जान सकते हैं इसके एक्सीलरेशन के बारे में, लीनियर एक्सीलरेशन के बारे में। तो लीनियर एक्सीलरेशन आगे का टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा छोटा टॉपिक कुछ और है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड याद रहे, लीनियर स्पीड है ना, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और एंगुलर स्पीड है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कैसे हम लोग दोनों में रिलेशन निकालेंगे? तो सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उस सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है r। सपोज ए बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r। सपोज a body is moving on circular path having radius r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमता है। मान लेते हैं एक चक्कर लगाता है t टाइम में, लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन bt। मान लेते हैं एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लिया, एक चक्कर में पूरा टाइम t लिया। देन सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लीनियर स्पीड। ऑब्वियसली दोस्तों लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। लीनियर स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप बताइए कि एक चक्कर जब वो घूमेगा तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, सरकमफ्रेंस होगा ना, और टाइम कितना लिया t। तो डिस्टेंस बाय टाइम लीनियर स्पीड हो गया, v इसको हम लोग बोलेंगे, यानी v बराबर हो गया 2πr/t। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद में अगर हम लोग एंगुलर स्पीड की बात करें, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, तो आप देख लीजिए एंगुलर स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर स्पीड में क्या होगा, तो एक चक्कर में कितना एंगल बनाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना पूरा कवर किया, तो 2π 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन जब घूमा टी टाइम में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा ना, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2π एंगल के फॉर्म में। ये था डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लाइन, और ये एंगल क्योंकि एंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो 2π/t। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकंड। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट हो गया आपका v, सेकंड हो गया ओमेगा, इधर हो गया आपका 2πr/t और डिवाइडेड बाय 2π/t। t से t कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, यानी v बाई ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया r। तो v बराबर कितना हो गया r। दोस्तों ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी पर आएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर वेलोसिटी पर आ जाए वेक्टर फॉर्म में, तो याद रखिएगा ये वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे, वेक्टर फॉर्म में देखिए ऐसे होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हो गया ही लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन v बराबर r ओमेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ऐसे होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। याद रहे v वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और क्रॉस r, r हो गया रेडियस, इसका रेडियस वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा v बराबर ओमेगा क्रॉस r, v बराबर ओमेगा क्रॉस r के बराबर। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा लेना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये, स्केलर फॉर्म में ये हो गया v बराबर r ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में v बराबर ओमेगा क्रॉस r के बराबर।
दोस्तों अब हम धीरे धीरे सर्कुलर मोशन के तरफ इंटर करेंगे, माने मेन सर्कुलर मोशन। अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे थे, एंगुलर पैरामीटर कर रहे थे, वो स्केलर है कि वेक्टर है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सर्कुलर मोशन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। देखिएगा, ये कोई बॉडी है, एम मास का बॉडी है। अगर ये बॉडी v स्पीड से उधर की तरफ जा रहा है, मतलब v वेलोसिटी से उधर की तरफ जा रहा है, आपने क्या किया कि फोर्स उसी के डायरेक्शन में इस बॉडी पे लगाया, माने ये बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, उसी के डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स। तो अगर ये बॉडी, अगर ये मास v वेलोसिटी से उधर जा रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी उधर की तरफ जा रहा हो, आप फोर्स भी उसी के डायरेक्शन में लगा दिए, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड माने स्पीड बढ़ जाएगा, ऑल्सो बट नॉट चेंज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट नॉट चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। दूसरा केस देखिएगा कि अगर ये बॉडी है एम मास का और v स्पीड से उधर की तरफ जा रहा है, अब आपने फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ऑब्वियसली इसका स्पीड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, लेकिन इसके लाइन ऑफ मोशन में चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब जिस लाइन पे, हाँ ये पीछे आ सकता है एक समय के बाद, लेकिन इसी लाइन पे रहेगा, है ना। यानी हम लोग इसमें लिखेंगे डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड बट नॉट चेंज द लाइन ऑफ मोशन, मतलब लाइन ऑफ मोशन उसका वही रहेगा। दो केस हो गए, एक पहला केस, दूसरा केस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, ऐसा हो जाए, ये एम मास का बॉडी है और कोई बॉडी इधर की तरफ जा रहा है, v स्पीड, v वेलोसिटी से उधर की तरफ जा रहा है, और आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, लीजिए पहले जा रहा था उधर, अब फोर्स कुछ एंगल पे लगाए हैं आप, तो आप बताइए इस फोर्स का दो कंपोनेंट टूटेगा ना, इधर वाला कंपोनेंट टूटेगा f cos थीटा, जिधर जिधर सटा हुआ रहता है उधर कॉस में कंपोनेंट होता है, और एक इधर टूटेगा f sin थीटा। मतलब आप फोर्स दो डायरेक्शन में लगने लगा, एक कॉस एक साइन। अब बताइए f cos थीटा वेलोसिटी की तरफ लग रहा है, बताइए ये वाला फोर्स उसके स्पीड को बढ़ाएगा ना, यानी स्पीड तो बढ़ाएगा, लेकिन ये वाला फोर्स क्या करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कराएगा। मतलब ये बॉडी धीरे 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 धीरे, जैसे इधर की तरफ कोई फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, उधर जा रहा है, मान लीजिए बॉडी को उधर की तरफ जा रहा है, वो आप इधर खींचेगा तो धीरे धीरे मुड़ेगा। मतलब ये उधर जा रहा था बॉडी, उधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा था, धीरे धीरे ये बॉडी मुड़ना शुरू होगा ऐसे। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा, है ना। मतलब ये जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन चेंज कराएगा। तो डायरेक्शन चेंज कराएगा, स्पीड भी इंक्रीज कराएगा, यानी इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, इंक्रीजिंग स्पीड ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, मतलब स्पीड भी बढ़ाएगा और डायरेक्शन भी इसका क्या होगा, चेंज कराएगा। और देखिए अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए, एम मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा हो, आपने फोर्स इधर लगाया। अब बताइए ये फोर्स का तो दो कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा है इधर हो जाएगा f cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट होगा वो होगा f sin थीटा। तो यहां से फोर्स का दो कंपोनेंट f cos और f sin। अब देख लीजिए f है, f sin और f cos हो गया, ये वाला फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो बताइए स्पीड घटेगा ना। और ये वाला जो फोर्स है वेलोसिटी उधर है और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज कराएगा। तो ये डायरेक्शन भी चेंज कराएगा और स्पीड घटेगा, यानी हम लोग इसको लिखेंगे डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, मैंने इसका डायरेक्शन भी चेंज करता है और स्पीड भी क्या होता है, घटता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा हो जाए, एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एम मास का बॉडी है और कोई भी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है और सिर्फ फोर्स इधर लगे, दोस्तों बताइए इसके स्पीड में ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा,
बढ़ता कब? जब उसी के डायरेक्शन में लगता था। घटता कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। तो ना तो ये बढ़ेगा ना तो घटेगा, लेकिन सिर्फ क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और मैं बता दूं कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये जो फोर्स है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहां से ओनली चेंज द डायरेक्शन, ओनली चेंज द डायरेक्शन, यानी यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेगा। अब हम लोग सर्कुलर मोशन में इंटर करते हैं कि सर्कुलर मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बिल्कुल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो सारा चीज ध्यान रखिएगा आप। सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी जैसे यहां पर आया, अब यहां पे बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टेंजेंट की तरफ हुआ, मतलब ये बॉडी उधर की तरफ जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि इसका डायरेक्शन देख लीजिए उधर हो गया। बताइए, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी उधर था दोस्त, और फिर थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन वहां हो गया, फिर यहां पे थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, यानी तुरंत तुरंत वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ ये वाला पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ था, थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर हो गया, चेंज कर गया। तो चेंज कर गया, इसका मतलब कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एगो फोर्स लग रहा होगा, तभी ना डायरेक्शन आगे जाके चेंज किया। हम क्या बोले अभी, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला फोर्स, यानी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा हो, फिर एक आगे जाकर के वेलोसिटी चेंज कर गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका मतलब कि इसके भी परपेंडिकुलर, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर एगो फोर्स लग रहा होगा। फिर यहां पे आया, फिर होकर आगे जाकर चेंज कर गया, इसका मतलब इसके भी परपेंडिकुलर एगो फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब इसके भी परपेंडिकुलर एगो फोर्स लग रहा होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज तो कर रहा है, लेकिन सारे के सारे फोर्सेस सेंटर से पास कर रहा है। अगर ये फोर्स ना लगता, अगर मान लिया जाए ये कोई बॉडी है और भी वेलोसिटी से उधर जा रहा है, अगर इधर के तरफ फोर्स नहीं लगता दोस्तों तो बॉडी इधर की तरफ नहीं मुड़ता, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चला जाता, कभी भी ऐसे नहीं मुड़ता। यानी अगर ये आगे जाकर के मुड़ रहा है, इसका मतलब कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी प्रत्येक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, आप देखिए ना टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है, यानी कि जो भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा। यानी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो ये फोर्स मस्ट लग ही रहा होगा, बिना इसके फोर्स के लगे हुए सर्कुलर पाथ पे बॉडी नहीं मूव कर सकता है। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी आप सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन of the body on circular path is called centripetal force। दोस्तों ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, m v स्क्वायर बाई आर होता है, या m ओमेगा स्क्वायर आर होता है, या m v ओमेगा होता है। ये तीन फॉर्मूला होता है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे आगे चलकर के, डेरिवेशन है इसका। माने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का वो मूव नहीं कर सकता, यानी ये चाहिए ही चाहिए, यानी मस्ट है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है देन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी ओमेगा। और इसका काम क्या है? प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कराना। सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करेगा तो प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कराना ही इसका काम है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सर्कुलर पाथ पे मूव करा तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा, ये तो 100% है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है एक बॉडी है v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ हुआ और एक फोर्स लगेगा ही, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बिना तो होगा नहीं, वो तो कंफर्म हो गया। अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन तो खैर चेंज कर रहा है, अगर स्पीड भी चेंज कर रहा होगा, तो स्पीड चेंज करने का मतलब ये जैसे जैसे घूम रहा हो बढ़ रहा होगा, मतलब भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो बढ़ रहा होगा तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर ये बढ़ेगा इंक्रीजिंग स्पीड, इसका मतलब उसी के डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये घट रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये टेंजेंट की तरफ लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा, ये नहीं भी लग सकता, लग भी सकता। अगर ये लग रहा होगा तो ये चेंज करेगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो ये चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये लग रहा होगा टेंजेंशियल तो चेंज करेगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो नहीं चेंज करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो टेंजेंशियल जरूरी नहीं है कि लगेगा ही, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन ये लगेगा ही लगेगा। अगर ये लग रहा होगा तो ये चेंज कर रहा होगा, नहीं लगेगा तो नहीं चेंज करेगा। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स, तो ये घट रहा होगा। इस तरह से दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए दोस्तों, दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो तरह का, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे एक समान स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, इसका मतलब कि ये वाला जो होगा ना, इसका स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिस मोशन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, मतलब अगर 5 के रफ्तार से मूव कर रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर टेंजेंशियल भी लग जाए तो आप देख लीजिए, टेंजेंशियल अगर लग जाएगा फोर्स टेंजेंट की तरफ, तो स्पीड इसका चेंज करने लगेगा। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे वेरिएबल स्पीड से मूव करे, वेरिएबल स्पीड में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो आप समझ लेंगे कि उसमें वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म में दो को फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। यानी कि द सर्कुलर मोशन इन विच बॉडी moves with variable speed, ठीक है, उसी को हम लोग इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। और इस केस में, इन दिस केस, centripetal force and tangential force both will act, दोनों लगेगा, सेंट्रीपिटल भी लगेगा टेंजेंशियल भी लगेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल गोल गोल घुमाएगा, टेंजेंशियल इसके स्पीड को चेंज कराएगा। अगर चेंज करा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन, अगर चेंज नहीं कराएगा यानी नहीं लगेगा
तो सिर्फ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अच्छा, इस केस में अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो दो को फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दोनों का अगर जोड़ना हो तो क्या होगा, तो दोनों के मदद से हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। वेक्टर को जोड़ने का तरीका ये होता है ना कि दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बना लेंगे और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींचेंगे और यही डायगोनल दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर मैंने एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो, यानी नेट फोर्स इतना लगेगा। यानी अगर कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो इस केस में नेट फोर्स बॉडी पर इतना लग रहा होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 का वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आगे के वीडियो के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें ताकि कैसा आपको वीडियो लगा, जो कमी है आप बताएं हमें, ज़रूर इसको ये किया रिमूव किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अगेन।